अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो ये है कि वो जो अनमोल पिंकी नाम की एक औरत पकड़ी गई थी, उसने पेशी के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है। बहरहाल उसका अभी रिमांड हो गया है और इससे पहले नहीं हुआ था, अब उसका रिमांड भी हो गया है। मामला मीडिया पे आ गया, रुला पड़ गया और बड़े लोगों के स्टेक्स इसके अंदर आ गए हैं, तो अब सूरत हाल शायद तसल्ली बख्श रहेगी। इंसाफ होना चाहिए और मंशियात बेचने की किसी को भी पाकिस्तान में इजाजत नहीं होनी चाहिए। पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। ड्रग्स के कारोबार में पैसा तो बहुत है, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नशे ने जिंदगी तबाह की, बर्बाद की। उनकी फैमिलियां रुल गई, उनके लोग परेशान हो गए, उनके बच्चे रुल जाते हैं, खानदान पूरे के पूरे बिखर जाते हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज है, इसमें आदमी को कोई होश नहीं रहती। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। पूरा नेटवर्क ये भी पकड़ना चाहिए और बेशुमार नेटवर्क है, बेशुमार है, सबको पकड़ना चाहिए। मैं जब जर्नलिस्ट नहीं था तो उससे पहले चंद सालों तक मैं एक तंजीम के लिए उसके साथ काम करता रहा जो नशे के खिलाफ काम करती थी, और हम हर जगह पे जाते थे, नौजवानों को बताते थे, कोशिश करते थे कि लोग नशे के आदी ना हो और अगर कोई नशा करता है तो वो छोड़ दे, कायल करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं क्योंकि जाती तौर पर जानता हूं कि ये कितनी बुरी चीज है। मैंने अपने करीबी दोस्तों को तबाह होते हुए देखा, कुछ इलाके में लोगों को तबाह होते हुए देखा कि अच्छा भला आदमी था, अचानक नशे पे लगा, घर बार सारा कुछ तबाह कर लिया, फैमिली तबाह कर ली। तो अभी वो जो औरत है उसने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उसने जब उसको लेकर आए अदालत में तो उसने वहां पे उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। पहले तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ आ रही थी, आपने देखा विजुअल कैसे दंदनाती हुई फिर रही थी वहां पे। जनाब कैमरामैन वीडियो बना रहे थे, चौड़ी होके जा रही थी, जनाब बदमाशी है, कमाल है। तो पहले तो वो उस तरह जा रही थी जो नॉर्मल रूटीन होती है इन लोगों की। लेकिन आज जो है वो सर पे कपड़ा वो अपना डाला हुआ था और औरतों ने भी पकड़ा हुआ था, घेरा हुआ था और जबरदस्ती खींच खींच के ले जा रही थी। तो वहां उसने एक जुमला बोला और एक बात की। तो अनमोल पिंकी ने बताया कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, ये मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूं या मुझे कहा जा रहा है कि मैं ये बात करूं। तो उसने जब ये कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है तो फौरी तौर पे ना पुलिस वालों ने उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला, उसे खींच के अंदर की तरफ लेकर गए और कोशिश की कि वो मीडिया के साथ बात ना कर सके। लेकिन उसने वहां पे अदालत में ये स्टेटमेंट दिया, उसने कहा जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मुझे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही है कि तेरे घर वालों को उठा लेंगे और मुझे तो लाहौर से जो है वो मेरा ताल्लुक है, मेरे पास यहाँ केसेस बनाए जा रहे हैं। तो वो बातें करती रही वो। तो उसने कहा जी बनी गाला के एक शख्स को मैं मंशियात सप्लाई करती थी, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं ये स्टेटमेंट दूं। तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जी ये क्या बकवास है, इमरान खान पे इतने केसेस आपने पहले डाल दिए, आप ये भी करके देख लें। देखिए मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक बात बताई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी उस बात की तस्दीक हो जाएगी। आप मेरा पिछला वीलॉग निकालें, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पारा इस्लामाबाद में जो ISI का हेडक्वार्टर है वहां पे सहाफियों को बुलाया गया था और ज्यादातर उन सहाफियों को बुलाया गया था जिनकी बातों को ज्यादा पसंद नहीं करती मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उन्हें बुलाकर धमकाया गया और उन्हें मजबूर किया गया और उन्हें बार बार ये कहा गया कि तुम लोग फोकस दीगर खबरों के ऊपर रखो। और स्पेसिफिकली ये वाली खबर के बारे में कहा गया कि पिंकी जो मंशियात फरोश पकड़ी गई है ये वो खबर है, इस तरह की चीजें आप रिपोर्ट करें, पूरी दुनिया में रिपोर्ट होती हैं। तो वो देखें मुआशरे के लिए कितने ये हैं, तो वो इस चीजों की कहानियां जो वो सुना गए। तो उन्हें कहा गया लोगों को कि आपने ये रिपोर्ट करना है, मीडिया को कहा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर इस खबर को ज्यादा उठाया जाता है गुज़िश्ता 2-3 दिन में। कुछ हमारे एंकर हैं वो पूरा पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर कर देते हैं, हालांकि इससे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान में। तीरा में जो दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ या खैबर पख्तूनख्वा में जो लगातार दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, पिछले एक हफ्ते के अंदर दर्जनों लोग शहीद हो गए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में, उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम नहीं करता। एक औरत पकड़ी गई है मंशियात फरोश, उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम करता है। इस्लामाबाद में एक लेडी जर्नलिस्ट थी, वो लेकर जा रही थी शराब अपनी गाड़ी की डिक्की में भर के और उन्हें पकड़ा पुलिस ने वहां पे, और वो लेडी जर्नलिस्ट ने पुलिस को धमकियां लगाना शुरू कर दी। तो वो पुलिस वाले उनको मना कर रहे थे, आप धमकियां ना लगाएं, आपके पास से ये शराब बरामद हुई है, आप बताएं आप ये क्यों लेकर जा रही हैं। तो उन्होंने जवाब देने की बजाय धमकियां लगाई और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कोई ऑफिसर से बात की और कुछ खास किस्म के लोग पहुंच गए, नामालूम अफराद। उन्होंने आकर अपनी शनाख्त कराई पुलिस से, पुलिस ने माफी मांगी, वो खातून जो है वो अपनी शराब लेकर वहां से निकल गई। यानी उन्होंने सबके कैमरे भी चेक किए, मोबाइल भी चेक किए कि किसी के पास कोई फुटेज तो नहीं बनी या कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो वो खातून सहाफी वहां से वो शराब लेकर निकल गई। तो इसके ऊपर तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, वो तो दंदनाती हुई आई, उसके पास शराब मौजूद थी जो एक नशा करने वाली चीज है, इसने भी बड़े घर बर्बाद किए हैं, लेकिन वो किसी ने नहीं पूछा। तो ये एक पिंकी मंशियात फरोश काबू आ गई है, निशान इबरत इसको बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि अब ये डाइवर्जन लगा रहे हैं, तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया दहशतगर्दी पे बात ना करें, जो पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई है। UAE ने जो पाकिस्तान के साथ किया, एक खारजी महाज पे हमें बहुत बड़ी नाकामी है, उस पर मीडिया बात ना करे, उस पर बहुत दबाव डाला गया मीडिया पे। फिर जो इस्लामाबाद में जमीनें खाली करवा रहे हैं, गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, वहां पे
صحافیوں پہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں لوگ بھائی, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اسلام آباد پہ, دارالحکومت ایسے ہوتا ہے, ہم دارالحکومت کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنیں گے, لہٰذا ہم یہ ساری زمین خالی کروائیں گے. تو اس کے اوپر بالکل کسی کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. بھئی آپ نے زمین خالی کروانی ہے کروائیں, لیکن ان کو متبادل زمین دیں یا ان کو جگہ دیں یا فلیٹ بنا کے ان کو آپ دیں. آپ کا اربوں خربوں کا منافع ہے تو پھر وہ غریب آدمی کا تو بیچارے کا چند لاکھ کا ہی ہے نا اثاثہ, تو اس کو آپ اگر تھوڑا سا اس میں 10% یا 5% کا منافع اگر آپ اس کو دے دیں گے غریبوں کو, تو وہ بھی بیچارے کہیں جا کر بس جائیں گے. لیکن نہیں, یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے زور زبردستی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پنکی اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں, اور پھر آج اس کے اندر سے ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے. مجھے نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ پنکی نے جان بوجھ کر دیا ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ, اچھا یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ دیکھیں میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے بہت لمبا عرصہ, میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ کیسے ہوا ہے. میں پولیس والوں کی باڈی لینگویج بھی دیکھ رہا تھا, یہ خاتون کو بھی دیکھ رہا تھا, کیمروں کے سامنے آ کر اچانک یہ واردات ڈالی گئی اور لے کے نکل گئے. اس کو سمجھیں آپ ذرا تھوڑا سا. دیکھیں اگر ایک ملزمہ ہوتی نا, یا اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا, اگر یہ سٹیٹمنٹ اس خاتون کا اپنا ہوتا تو یہ کبھی یہ نہ کہتی کہ بنی گالا کے ایک شخص کو میں سپلائی کرتی رہی ہوں, مجھے یہ کہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اگر اس کا اپنا سٹیٹمنٹ ہوتا تو یہ صاف کہتی کہ مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کو سپلائی کرتی رہی ہوں. یہ ذرا غور کیجئے گا تھوڑی سی بات. یہ اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کھیلتی ہے گول گول کر کے کہ نام بھی نہیں لینا, الزام بھی لگا دینا ہے, کہنا بھی کچھ نہیں اور سارا کچھ کہہ بھی دینا ہے. تو یہ ان کا طریقہ واردات ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یہ کرمنل کے دماغ میں ایسے بات نہیں آتی, یا پولیس کے دماغ میں بھی ایسے بات نہیں آتی. تو یہ ایک واردات انہوں نے ڈالی ہے صرف توجہ بھٹکانے کے لیے, توجہ ہٹانے کے لیے. توجہ رہنی چاہیے جو بجٹ ابھی یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں عوام کا اس کے اوپر, توجہ رہنی چاہیے گردشی کردہ انہوں نے کیسے بڑھا دیا اس کے اوپر, توجہ رہنی چاہیے کہ انہوں نے عوام سے جس طرح کی لیویاں وصول کی ہیں. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیوی تو قانوناً آپ لے ہی نہیں سکتے, اس کے لیے آپ کو اپروول چاہیے ہوتی ہے, اور وہ بھی آپ نے 5 روپے 10 روپے آپ نے لیوی لے لی بہت ہے. انہوں نے لیوی کو بڑھا کے 100 روپے سے اوپر پہنچا دیا. مجھے بتائیں دنیا میں کون اتنے ٹیکسز لیتا ہے پیٹرول کے اوپر؟ جتنے کا پیٹرول نہیں ہے اس سے زیادہ کہ یہ عوام سے ٹیکسز وصول کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگلے سال جو لیوی وصول کی جائے گی پاکستانیوں سے, وہ اس کا انہوں نے پورا سسٹمیٹک طریقے سے بنا لیا ہے کہ ہم نے اگلے سال کتنی لیوی وصول کرنی ہے پاکستانیوں سے. وہ ہے جناب 1700 ارب روپے. یعنی اس سال انہوں نے لیوی وصول کر لی. اب آپ کو پیٹرول سستا نہیں ملے گا, عالمی منڈی میں سستا ہو بھی جائے گا نا, تو عالمی منڈی کے مطابق آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر بہت سستا بھی ہو جاتا ہے نا, تو اگر آدھی قیمت ہو جاتی ہے عالمی منڈی میں تو آپ کی قیمت آدھی نہیں ہوگی, آپ کی قیمت اس کے حساب سے نہیں ہوگی. آپ سے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اسی بہانے, اب انہوں نے بڑھا تو دیا ہے, اب یہ آپ سے وصول کریں گے لیویاں اور اسپیشل ٹیکسز. اور پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یا لیوی ہے اس کے بد میں 1700 ارب کا انہوں نے تخمینہ لگا لیا کہ اگلے سال انہوں نے اکٹھا کرنا ہے. تو یہ ڈکیتی جاری رہے گی, یہ ڈکیتی بند ہونے نہیں جا رہی. گردشی کردہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھ بڑھ کے 5206 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. 5206 ارب کا ہمارے اوپر گردشی کردہ ہے. 97,000 ارب سے زیادہ ہمارے اوپر ملک کے اوپر قرضہ ہے, اور گردشی قرضہ ہمارا 5206 ارب ہے. عمران خان صاحب کے دور میں یہ 2400 ارب روپے تک تھا. عمران خان صاحب کے دور میں ایک سال میں جو گردشی قرضہ ہمارے اوپر پڑتا تھا وہ لگ بھگ 300 ارب کا گردشی قرضہ پڑتا تھا. جبکہ پی ایم ایل این کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی 500 ارب کا جو گردشی قرضہ ہے اس کو ادا کیا, اور دوبارہ 1200 ارب روپے تک کا گردشی قرضہ وہ چڑھا کے چلے گئے. عمران خان صاحب کے دور میں ہر سال 300 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھا, اور ابھی جو یہ شہباز شریف کا اور عاصم منیر صاحب کا دور چل رہا ہے اس میں ہر سال پاکستانیوں کو 700 ارب روپے کا گردشی قرضہ تقریباً چڑھ رہا ہے. یعنی اب ان کی 4 سال ہوئے ان کی حکومت کو, ان کو آئے ہوئے, تو ان کے دور میں اب تک 2800 ارب روپے کا گردشی قرضہ چڑھ چکا ہے. یہ جناب پاکستان کے ان چیزوں پہ وہ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں. آپ بات ہی نہ کریں کہ عمران خان کے دور میں کھاد سستی تھی, عمران خان کے دور میں آٹا سستا تھا, چینی سستی تھی, عمران خان کے دور میں پیٹرول سستا تھا, ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ اوپر نہیں گئی ہوئی تھی, گو کہ وہاں پہ بھی اوپر گئی تھی, اور ایکسپورٹس اچھی چل رہی تھی, پاکستان میں ترقی کی شرح اچھی تھی, شرح نمو آپ کی 6% کے آس پاس تھی, تو آپ کو جو ہے کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی بہت اچھی, یہ ساری چیزیں عمران خان کے دور میں بہتر چل رہی تھی. وہ کہتے ہیں اس پہ بات ہی نہ کرو, تقابلی جائزہ آپ نے لینا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کہنا جی عمران خان بہت برا ہے اور یہ جو رجیم ہے یہ بہت اچھا ہے, اس کی آپ تعریفیں کریں جیسے ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی یہ روٹی تو نہیں کھاتا نا وہ پاکستان سے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا چھوٹا موٹا افغانستان میں مفاد ہے یا ایران میں مفاد ہے, اس کے لیے آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, وہ خوش ہے آپ سے, اس کو آپ سے اور کچھ چاہیے بھی نہیں. پاکستان میں آپ ڈیموکریسی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ تو عرب حکمرانوں سے بھی بہت خوش ہے, ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں.
अभी चाइना में गया, वहां पे डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं है, वो वहां पे भी खुश है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बादशाहों से भी ताल्लुकात बनाएगा जहां पे उसका मफाद होगा। उनको जमहूरियत से कोई लेना देना होता तो वो सऊदी अरब का पहली मर्तबा जब दौरा करते हैं, जब भी अमरीकी हुक्मरान आते हैं ज्यादातर वो गल्फ ममालिक में चले जाते हैं, वहां पे पैसे बहुत ज्यादा है तो वो वहीं जाते हैं, दौरे वहां के करते हैं, वहां से पैसे आते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ पे जो है वो डिक्टेटरशिप है या जो यहाँ पे बादशाहत है, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल गर्दिशी कर्जा इन्होंने बढ़ा के 5,206 अरब रुपए तक पहुंचा दिया है और एक स्पेशल सरचार्ज जुलाई के बाद से पाकिस्तानियों को बिल के अंदर आएगा, ये आपको अदा करना पड़ेगा। और ये इसके अलावा आपको देनी पड़ेगी कैपेसिटी पेमेंट जो 2,000 अरब रुपए बनती है हर साल। 2,000 अरब रुपए हर साल आपको कैपेसिटी पेमेंट अलग से देनी पड़ेगी। ये वो पेमेंट है जो बिजली इन्होंने पैदा ही नहीं की, यानी जो बिजली ना पैदा होती है, ना कोई खरीदता है, ना कोई बेचता है, लेकिन आप उसके पैसे इन बड़े बड़े अमीर लोगों के अकाउंटों में डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और मुशर्रफ के दौर में मुआहदे किए थे और कौम को चूना लगाया था। इसके सबसे बड़े जिम्मेदारान जो हैं वो शरीफ खानदान है। इन्होंने जो मंसूबे लगाए ना, सिर्फ इनमें से किसी एक मंसूबे को पकड़े और पकड़ के आप उसकी इंक्वायरी करें ना तो इनको सजाए मौत होनी चाहिए। इन्हें उठा के सारी जिंदगी के लिए जेल में डालना चाहिए, इनके असासे जब्त होने चाहिए और इनसे पूछना चाहिए जनाब कमीशन कहां पे लिए, पैसा किधर है, लाओ सारा पैसा पाकिस्तान का वापस करो। हालात आप चेक करें कि जहाज का तेल जो है पाकिस्तान में, ये अभी खबर में देख रहा था, एक जो जहाज का तेल है, जेट फ्यूल जिसे आप कहते हैं, उसमें वो सस्ता कर दिया हुकूमत ने। क्योंकि देखे ना, पीआईए ले ली फौजी फाउंडेशन ने और बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, उनकी एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस को तो खसारे में नहीं डालना, वहां पे तो फ्यूल सस्ता होना चाहिए। तो एयरलाइन का फ्यूल जो है वो सस्ता कर दिया हुकूमत ने, मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा कर दिया। यानी पाकिस्तान में एक आम मोटरसाइकिल वाला जो है वो जो तेल खरीदता है वो खरीदता है 410 रुपए का लगभग 1 लीटर, जबकि अगर पाकिस्तान में आपके पास जहाज है तो आपको पेट्रोल मिलेगा 320 रुपए 32 पैसे फी लीटर। आपको अगर मोटरसाइकिल के आप मालिक हैं, CD70 है आपके पास या कोई पुराना सा मोटरसाइकिल है, तो आप 410 रुपए का पेट्रोल लेंगे 1 लीटर, जो आगे महंगा भी हो जाएगा। जबकि आपके पास अगर जहाज है पाकिस्तान में या आप एयरलाइन चलाते हैं तो आपको वही पेट्रोल या उससे बहुत आला क्वालिटी का जेट फ्यूल आपको 320 रुपए 32 पैसे फी लीटर में मिलेगा। ये सूरत हाल है। एक खबर बड़ी अजीबोगरीब आई, बीबीसी पे चली है, तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं क्योंकि मैं इसको जाती तौर पे जानता हूं पहले भी। मोहसिन नकवी साहब को एक दावतनामा आ गया भारत से कि जनाब आप भारत में आ जाएं आईपीएल का फाइनल देखने के लिए। ये दावतनामा क्यों आया मैं आपको बता देता हूं। ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, भारत की मिलिट्री और उनकी हुकूमत के साथ। ये जब इमरान खान साहब बड़े सख्त बयान देते थे ना जिन दिनों में, और वो नरेंद्र मोदी को फाशिस्ट कहते थे, जब आरएसएस के नजरिए को वो जाके जोड़ते थे इमरान खान साहब नाजियों के नजरिए के साथ, जो हिटलर के टाइम के साथ, तो उस वक्त इंडिया को बहुत तकलीफ होती थी। तो इंडियंस तब बार बार दरखास्त करते थे, क्योंकि बैकडोर चैनल पे इनके राब्ते फौजियों के आपस में रहते हैं, फौज आपस में राब्ते कभी भी खत्म नहीं करती, इंडियन फौज के और पाकिस्तानी फौज के, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट तो सियासतदान कंट्रोल करते हैं, बहरहाल वो पाकिस्तानी फौजियों के साथ वो राब्ते में रहते हैं। इस बात का एतराफ हमारे सामने जनरल बाजवा ने किया था और बड़े अरसे के बाद ये पता चला था कि जिन दिनों इमरान खान साहब सख्त मुखालफत कर रहे थे इंडिया की, उन दिनों में इमरान खान साहब के नॉलेज से बाहर जनरल फैज हमीद जो है अजीत दोवल से मुलाकातें कर रहे थे और दीगर लोग भी आपस में राब्तों में थे। तो ये बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है और यहीं से ये चीज तय हुई कि गुडविल जेस्चर के तौर पे मोहसिन नकवी को दावत दी जाए आईपीएल के फाइनल के लिए। अब देखते हैं जाते हैं नहीं जाते, या थोड़ी सी और इसमें पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन फिलहाल ये डिप्लोमेसी कभी काम करती है कभी काम नहीं करती। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपस में राब्ते में रहते हैं। सियासतदान जितना मर्जी लड़े, फौजों के आपस में कुछ ना कुछ राब्ते वो बरकरार रहते हैं, कहीं ना कहीं पे वो एक दूसरे के लिए मार्जिन रखते हैं। आजम नजीर तारड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मुझे आईनी तरमीम का इल्म नहीं है। देखें, जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तब आजम नजीर तारड़ से पूछा तो उन्होंने कहा जी मुझे इल्म नहीं है, जब आएगी सबको पता चल जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे इल्म नहीं है, जब होगी सबको पता चल जाएगा, हम बैठेंगे मुशावरत करेंगे, इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता, तरमीम अगर आइन में करनी जरूरी हुई तो हम जरूर करेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने पहले भी की थी आजम नजीर तारड़ साहब ने। अब 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, हम फिर खबर दे रहे हैं, तो आजम नजीर तारड़ साहब ने उसी तरह की बातें की। उन्होंने कहा जी हमारे तो इत्तेहादी हैं, उनके बगैर हम कर नहीं सकते, हम तो उनके साथ मुशावरत करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आइन के अंदर बड़ी गुंजाइश है, चीजें हैं जिनको ठीक होना चाहिए, पहले भी कंसेंसस हुआ था, अब भी कंसेंसस होना चाहिए। देखिए, मैंने जो उनकी बातों से नोट किया ना, एक्चुअली ये 18वीं आईनी तरमीम को मुझे जो लगता है कि ये सबोटाज करने जा रहे हैं 28वीं आईनी तरमीम के अंदर। 18वीं आईनी तरमीम आई थी 2009 में पीपल्स पार्टी के दौर में, पीएमएलएन ने उसके ऊपर वोट डाला था और इन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी थी सूबों को, और बहुत सारे इख्तियारात वफाक से लेकर सूबों को दे दिए थे ताकि सूबे बेहतर अंदाज में गवर्न कर सकें। तो अब हुआ यह है कि इन्होंने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सूबों से इख्तियारात वापस लेकर अपने पास रखने हैं
اور ان اختیارات کو مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ معدنیات ان کے کنٹرول میں آ جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جو بجٹس ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جائیں, بڑے بڑے جو منصوبے ہیں وہ وفاق کے کنٹرول میں آ جائیں, صوبوں کو محدود کر دیں, کمزور کر دیں, تاکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آسانی رہے تمام چیزوں کے اندر مداخلت کرنے کی. ایسا ہی ایف سی بھی اسی لیے بنایا تھا انہوں نے. تو فوج کو نا میکسیمم اختیارات چاہیے ہوتے ہیں, فوجی جرنیلوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات. انہیں لگتا ہے جتنے ان کے پاس اختیارات ہوں گے وہ اتنا بہتر کام کر سکیں گے اور پاکستان کو فائدہ ہوگا, انہوں یہ لگتا ہے. لیکن جتنے اختیارات ہم نے جب فوج کو دیے, پاکستان کو الٹا نقصان ہوا. ضیاء الحق نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ, آج پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. پرویز مشرف نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ, اس کا پاکستان کو نقصان ہوا. جو کچھ یحییٰ خان نے پاکستان کے ساتھ کیا, پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. جو ایوب خان نے پاکستان کے ساتھ کیا, اس کا بھی پاکستان کو نقصان ہوا. اور جو ابھی عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, اس سے پہلے جنرل باجوہ کر کے گیا, ان چیزوں, باجوہ صاحب دیکھیں ابھی وہ تو لیٹرین میں گرے, ان کو چوٹ بھی لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے تاکہ وہ قانون کا سامنا کریں.